प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चीन से। चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना ताकत बनने जा रहा है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख नेवी एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो ने कैपिटल हिल पर एक हालिया गवाही में इस जानकारी का खुलासा किया है। उन्होंने चीन के महत्वाकांक्षी सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों में वैश्विक शक्ति गतिशीलता को नया आकार देने की उनकी क्षमता को उजागर किया है। 21 मार्च को सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के समक्ष एक्विलिनो ने पीपल लिबरेशन आर्मी के संबंध में दावा किया कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुके चीन के पास जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना भी होगी। चीन इस मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि एक्विलिनो ने कहा है कि सुरक्षा चुनौती के परिणाम दायरे और पैमाने को कम करके नहीं आंका जा सकता। एक्विलिनो ने खासतौर से चीनी सैन्य बलों के पास मौजूद युद्धक विमानों की भारी संख्या की ओर इशारा किया। चीन की सैन्य शक्ति पर अपनी 2023 की रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा था कि पीएलए वायुसेना और नौसेना के पास कुल मिलाकर 3150 से अधिक विमान हैं। वहीं अमेरिकी वायुसेना लगभग 4000 गैर प्रशिक्षक गैर ड्रोन विमानों का दावा करती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी नौसेना, मरीन कोर और सेना शाखाओं में कई हजार से अधिक विमान रखता है। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना दायरा पूरी दुनिया में फैला रखा है और उस दायरे में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना की स्ट्रेटेजी लड़ाकू विमानों की संख्या कम के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में निवेश की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइटर जेट्स की संख्या में कमी आने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का दायरा बहुत बड़ा है। इसके बावजूद अमेरिका आर्थिक दिक्कतों की वजह से हथियारों पर बड़ा निवेश नहीं कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की कोशिश अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ अपनी मिसाइल क्षमता से उन्हें बेअसर करने की योजना पर काम कर रहा है। चीन की रणनीति अमेरिका के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को निष्क्रिय बनाकर उसके 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को उड़ने ही नहीं देने पर है। इससे शक्ति संतुलन उसके पक्ष में आ सकता है। खासतौर से ताइवान में किसी संभावित टकराव पर भी चीन की नज़र है। वो लगातार समुद्र, आसमान, ज़मीन पर अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। आइए अब हम बात करें चीन और पुतिन की दोस्ती के बारे में। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की। यही नहीं, पुतिन ने चीन की यात्रा की और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। पुतिन और शी ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच दोस्ती में कोई सीमा नहीं होगी। पश्चिमी देशों ने रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और इससे बचने के लिए पुतिन अब चीन और भारत की शरण में है। भारत जहां रूस से दोस्ती निभा रहा है, वहीं चीन ने रूस के इस महासंकट का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग के इस धोखे से पुतिन संग दोस्ती पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ रूस का सुदूर पूर्वी इलाका प्रिमोर्स्की क्राई है, जहां पर अब चीन के लोगों की घुसपैठ बढ़ रही है और इससे रूसी जनता परेशान होने लगी है। रूस के इस इलाके में चीनी नागरिक अपराध और अवैध व्यापार को अंजाम दे रहे हैं। इसी इलाके में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है, जहाँ पर भारत ने भी निवेश कर रखा है। जापानी मीडिया निक्केई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया और चीन से घिरे रूस के इस इलाके में सरकार भी कमज़ोर है, भ्रष्टाचार भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ चीनी नागरिकों की घुसपैठ काफ़ी ज़्यादा है। यह रूस के लिए संकट का विषय बन गया है। प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाल ही में रूस ने इस पोर्ट को चलाने में चीन का अधिकार दिया है। व्लादिवोस्तोक रणनीतिक सैन्य अड्डा, महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है। इस पोर्ट से अवैध व्यापार को भी अंजाम दिया जा रहा है। हाल के दिनों में इस इलाके में बड़ी संख्या में चीनी किसान पहुँचे हैं और वे खेती के लिए ज़मीन चाहते हैं। चीनी किसान विशाल मशीनों के जरिए सोयाबीन अन्य फसलों की खेती करना चाहते हैं ताकि चीन को इसका निर्यात किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी वर्कर पहले आते थे और रूसी ज़मीन पर काम करके चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। चीनी किसान इस इलाके में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने लगे हैं, वह भी जब ज़मीन के मालिक अभी भी रूसी नागरिक हैं। प्रिमस्की क्राई इलाके में अधिकारियों को अक्सर रूसी किसानों के गुस्से से जूझना पड़ रहा है, जो चीनी प्रतिनिधियों से जूझ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं उसके बारे में। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों से चीन भड़का हुआ है। चीन ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि अगर तुमसे चीनी नागरिकों और चीनी इन्वेस्टर की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो इसे हमें करने दो। चीन के इस बयान का मकसद पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करना है। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात मानी जा रही है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPC की सुरक्षा के लिए आज से लगभग 10 साल पहले एक स्पेशल फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज डिवीज़न SSD बनाई थी, लेकिन इससे भी हमले नहीं रुक सके। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बेशम में एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। चीन का पारा 7वें आसमान पर है। चीन ने अपने नागरिकों की हत्या की जाँच के लिए एक स्पेशल टीम को भी पाकिस्तान भेजा है।
इस टीम ने जांच के दौरान पाकिस्तान को जमकर जलील किया है। चीनी जांच दल का दावा है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा में पाकिस्तान की तरफ से कोताही बरती गई। इसी कारण आतंकवादियों को चीनी नागरिकों पर हमले का मौका मिल गया। रिपोर्ट के अनुसार चीनी जांच दल ने कहा कि अगर तुम लोगों से हमारे इन्वेस्टमेंट और लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो इसे हमें करने दो। इसका मतलब है कि चीन चाहता है कि उसके प्रोजेक्ट्स और लोगों की सुरक्षा में उसकी खुद के सुरक्षाकर्मी तैनात हों। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि वह इसके लिए 4 महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाना, दूसरा राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखना, तीसरा आतंकवादियों पर करीबी नज़र बनाए रखना और चौथा चीन के साथ गठजोड़ को और ज़्यादा मजबूत करना है। आइए हम बात करें तुर्की के अर्दोगन को चुनौती। तुर्की में मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी सीएचपी को स्थानीय चुनाव में बड़ी जीत मिली है। इन चुनावों के साथ देश में एक नए नेता का भी उभार हो रहा है, जिसकी लोकप्रियता दुनिया का ध्यान खींच रही है। ये नेता इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए एक्रम अब अर्दोगन के लिए मुख्य चुनौती बनकर उभर रहे हैं। तुर्की के मजबूत व्यक्ति राष्ट्रपति अर्दोगन को इससे जबरदस्त राजनीतिक झटका लगा है। खासतौर से इस्तांबुल में हार अर्दोगन के लिए मुश्किल पैदा करेगी, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है और यहीं से उन्होंने 70 के दशक में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। वो भी राजनीति की शुरुआत में इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं। अर्दोगन के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले इमामोग्लू 1970 में ट्रैबजोन में पैदा हुए। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद परिवार के कंस्ट्रक्शन बिजनेस की ओर रुख किया। बिजनेस में सफलता के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। 2008 में इमामोग्लू सीएचपी पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में इस्तांबुल के बेलिकुटजू जिले में मेयर बन गए। 2019 में उन्होंने इस्तांबुल में राष्ट्रपति की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता। एर्दोगन की पार्टी की शिकायत के बाद अदालत ने नतीजों को रद्द कर दिया और फिर से चुनाव हुए। इमामोग्लू ने वह चुनाव और बड़े अंतर से जीतकर एर्दोगन को जबरदस्त झटका दिया। मौजूदा चुनाव में एर्दोगन की तमाम कोशिशों के बावजूद इमामोग्लू ने जीत हासिल की और जीत के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि वो एर्दोगन की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। टीआईओ की रिपोर्ट के मुताबिक कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एक्रम इमामोग्लू के मेयर के रूप में फिर से चुने जाने से राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए उनकी क्षमता का संकेत मिलता है। इस्तांबुल मेयर का उदय सीएचपी के लिए एक सफलता का प्रतीक है। इमामोग्लू ने चुनाव अभियान को तुर्की में लोकतंत्र और न्याय की ओर पुनर्जीवित करने के वादे से चिन्हित किया गया था और इस जीत से इमामोग्लू तुर्की की राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। ये उनकी एक व्यावसायिक से संभावित भावी राष्ट्रपति तक की उम्मीद जगाता है। इमामोग्लू वैचारिक स्तर पर भी अर्दोगन के कट्टर आलोचक है। तुर्की के सबसे बड़े शहर में जीत उनकी लोगों तक पहुंच को दिखाती है। माना जाता है कि इस्तांबुल देश के लिए एक नई राजनीतिक दिशा तय करता है। इस्तांबुल में विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी की आर्थिक नीतियों पर जमकर हमला बोला और मतदाताओं को समझाने में कामयाब भी रही। ये रुख जारी रहा तो अर्दोगन को एक बड़ा झटका आने वाले समय में लग सकता है। आइए अब बात करें दिल्ली के केजरीवाल के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जांच एजेंसी की हिरासत आज खत्म हो रही है। केजरीवाल को 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज फिर से उन्हें सोमवार को एक अदालत में पेश किया गया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उन्हें अब तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इससे पहले दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई थी। हालांकि जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप प्रमुख से आगे की पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए केजरीवाल की हिरासत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की। इससे पहले 28 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल की ईडी हिरासत को 1 अप्रैल तक केवल 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया था, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद आपको कुचलना था, क्योंकि उन्होंने एक दुर्लभ कदम के तहत अपने मामले की पैरवी खुद की थी। उस दिन पहले अपने मामले पर बहस करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी का एकमात्र मिशन उन्हें शराब नीति मामले में फंसाना था। केजरीवाल ने कहा एक स्मोक स्कीम बनाएं और उसके पीछे एक जबरन वसूली रैकेट चलाएं, जिसके जरिए वे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ईडी की रिमांड याचिका का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ईडी मुझे जितने दिनों तक चाहे हिरासत में रख सकती है, लेकिन ईडी का एक ही उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी को कुचलना। वहीं इससे पहले रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना सांसद संजय राउत की भागीदारी देखी गई। सभा को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने अपने पति का एक संदेश पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि मैं इंडिया अलायंस की ओर से 6 गारंटी पेश करती हूँ। पहला, पूरे देश में बिजली कटौती नहीं होगी। दूसरा, गरीब लोगों के लिए बिजली मुफ्त होगी। तीसरा, हम हर गांव में सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हम
हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हम हर जिले में एक मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सभी को मुफ्त इलाज मिलेगा। 5वां, किसानों को फसल का सही दाम दिया जाएगा। 6ठा, दिल्ली के लोगों ने 75 साल तक अन्याय सहा है, हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे। ये 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। इन गारंटियों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जेल में मेरा संकल्प और भी मजबूत हो गया है, मैं जल्दी बाहर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।